देखो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब आपका है सेकंड चैप्टर। कौन सा है? सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। ठीक है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। स्टॉप करने को। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह जानना है जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं? जो लोगों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। हमारी पृथ्वी है, हमारा धरातल है, उसके ऊपर जनसंख्या का फैलाव कैसा है? जनसंख्या चारों तरफ फैली हुई है। एक स्थान ऐसा है जहां जनसंख्या बहुत सारी है, एक स्थान ऐसा है जहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। लोगों की संख्या कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले वितरण की। किसकी? वितरण की। कि वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण है आपका, उसका मतलब है भूपृष्ठ पे या हमारे धरातल पे जनसंख्या का फैलाव। भूपृष्ठ पे जनसंख्या का फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। याद हो गया सभी को? भूपृष्ठ पे जनसंख्या का फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। लेकिन यह वितरण आपको असमान देखने को मिलता है, एक समान देखने को नहीं मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का असमान वितरण कहते हैं। मान लो ये कोई जगह है, कोई भी स्थान हो गया, गांव ले लो, शहर ले लो, या किसी विश्व से आप इसको जोड़ सकते हो। ये कोई विश्व, मान लो यहां जनसंख्या ज्यादा है, यहां जनसंख्या कम है, यहां जनसंख्या इससे भी ज्यादा है, यहां जनसंख्या कम है, यहां 5% है, यहां 50% है, यहां 10% है, यहां 20% है, यहां 0 है, यहां क्या है? 0 है। तो यह जनसंख्या का असमान वितरण कहलाता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हमें जानना है कि यहां 50% जनसंख्या क्यों पाई जा रही है, यहां 0% क्यों पाई जा रही है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अब देखो, मुख्यतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। कितने कारक हैं? 3 कारक है। इसमें आपका पहला आता है भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। ठीक है। दूसरा आता है आपका आर्थिक कारक। ठीक है। तीसरा आता है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यह क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। इनकी वजह से यह जो जनसंख्या का फैलाव है यह असमान है। ठीक है। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? भौगोलिक कारक। कि भौगोलिक कारक किसे कहते हैं? भौगोलिक कारक वे कारक होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? प्रकृति से होता है। भौगोलिक कारक वे कारक होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? प्रकृति से होता है। वे कारक कौन से कहलाते हैं? भौगोलिक कारक कहलाते हैं। अब भौगोलिक कारकों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा और भू आकृति। भौगोलिक कारकों को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा और भू आकृति। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। किसी भी व्यक्ति के लिए, रहन सहन के लिए
सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां की जलवायु दशाएं। जलवायु दशाएं अगर वो व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वहां व्यक्ति रह सकता है। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वहां निवास नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई स्थान है वहां अत्यधिक ज्यादा गर्मी पड़ती है और अत्यधिक ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे दो स्थानों में जनसंख्या कम निवास करती है, और एक स्थान ऐसा है जो लोगों को रहने के लिए अनुकूल है, लोगों के रहने के लिए अनुकूल है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जैसे हम बात करते हैं आपकी, यह आपका ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये जो 0 डिग्री रेखा है भूमध्य रेखा, इसके आसपास क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, लगभग सीधी पड़ती है। इसकी वजह से यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहां जनसंख्या भी कम निवास करती है, जनसंख्या भी कम निवास करती है। वही हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। ये नॉर्थ पोल हो गया, रे साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये दोनों ध्रुव हैं, ये बर्फ से ढके हुए हैं, बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं। यहां जनसंख्या 0 शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि यहां अत्यधिक ठंड है, सर्दी ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्दी है, लोगों के रहने के लिए अनुकूल जगह नहीं है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आपका 23 डिग्री से 60 डिग्री का जो एरिया है, 23 से 60 डिग्री का जो एरिया है, यह एरिया आपको लोगों के रहने के लिए अनुकूल है, इसलिए यहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो समझ गए ना जलवायु कैसे प्रभावित कर रही है जनसंख्या को। इसके बाद आता है आपका जल की उपलब्धता। मानव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है ना। तो जिस स्थान पर इनको पीने योग्य जल, स्वच्छ जल आसानी से मिल जाएगा, वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जहां जल नहीं मिलेगा वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। मृदा संख्या लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, और कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। मिट्टी क्या होनी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और उपजाऊ मिट्टी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसलिए जिस स्थान पर उपजाऊ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहां उपजाऊ मिट्टी नहीं होती वहां जनसंख्या कम निवास करती है। भू आकृति, भू आकृति का मतलब हो गया कि जो हमारा धरातल है इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। कौन कौन सी है? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या होती है वो 0 के बराबर है। क्या है? 0 के बराबर है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त रहता है। ना वहां ठीक से आवास बना सकते हो, ना वहां फसल कर सकते हो, ना वहां आप कोई उद्योग स्थापित कर सकते हो। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? जनसंख्या कम निवास करती है। फिर बात करते हैं हम पठारी क्षेत्रों में। पठारी क्षेत्रों में क्या होता है? जनसंख्या निवास तो करती है लेकिन 5 या 10% इतनी जनसंख्या निवास करती है कि वहां भी आप फसल वगैरह, खेती वगैरह नहीं कर सकते। तीसरा आता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां क्या होता है? जनजीवन बिल्कुल सरल रहता है, वहां फसल का कार्य भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा? आपका आर्थिक कारक। ये समझ गए ना, भौगोलिक कारक। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक किसे कहते हैं? वे कारक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? आय से होता है। वे कारक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? आय से होता है, पैसों से होता है। वह कारक कौन से कहलाते हैं? आर्थिक कारक कहलाते हैं। आर्थिक कारक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, नगरीकरण और रोजगार। ये 3 कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक है औद्योगिकरण। आपको पता होना चाहिए जिस स्थान पर उद्योग धंधे ज्यादा स्थापित होते हैं वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और जहां उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते वहां जनसंख्या कम निवास करती है।
नगरीकरण है, नगरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है गांवों की अपेक्षा, गांव में लोग कम निवास करते हैं, क्योंकि नगरों में क्या होता है, गांवों की अपेक्षा सुविधाएं ज्यादा होती है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सभी प्रकार की सुविधाएं नगरों में पाई जाती है। फिर बात करते हैं रोजगार। आज मानव की प्राथमिक आवश्यकता है वो है रोजगार है, क्योंकि अगर उसको रोजगार मिल जाता है तो उसके सारे कार्य सरल हो जाते हैं, और अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। रोजगार करेगा, अगर उसको रोजगार मिलेगा तो आमदनी होगी, आमदनी होगी तो अपनी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करेगा, और अगर रोजगार नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए रोजगार भी क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक है। मानव को जहां ज्यादा रोजगार मिलेगा वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। क्लियर है ये? इसके बाद आती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखो, मानव है वो समाज में रहना पसंद करता है। कहां रहना पसंद करता है? समाज में रहना पसंद करता है। और हर भारत की एक विशेषता है, भारत की क्या विशेषता है? विविधता में एकता, कि यहां सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। जो मुस्लिम है वो ईद का त्योहार बनाता है, हिंदू है दिवाली बनाता है, क्रिश्चियन ईसाई है वो क्रिसमस डे बनाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना खान पान है, अपनी वेशभूषा है। तो जिस समाज में शांति व्याप्त रहती है, भाईचारा रहता है, सब मिलजुल कर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। और जिस समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होती हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस समाज में जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये क्या था आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। समझ गए? स्टॉप करना। जब आपका सेकंड चैप्टर था कौन सा था? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। उसमें जनसंख्या वितरण आपका हो गया। वितरण मैंने आपको बता दिया कि वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण, कि भूपृष्ठ पे जनसंख्या का फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बता दिए थे, मुख्यतः 3 कारक है, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। ठीक है, ये मैंने पूरा क्लियर करवा दिया था। इसके बाद आता आपका जनसंख्या वृद्धि। अब हमें पढ़ना है क्या? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं 2 समय अंतराल में, कितने में? 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई भी 2 समय अंतराल होगा, जैसे मान लो एक हो गया सन 1900, कितना हो गया? 1900, और इसी के साथ हो गया मान लो 2000, हो गया। कितने का डिफरेंट है? 100 साल का, 100 साल का अंतर है ना। ये 1900 और 2000, 100 साल का। इस 100 साल में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? नेगेटिव वे में परिवर्तन हुआ है या पॉजिटिव वे में परिवर्तन हुआ है? मतलब जनसंख्या बढ़ी है या जनसंख्या घटी है? यही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मान लो 1900 में जनसंख्या 1 लाख थी किसी स्थान की, और वह सन 2000 में 10 लाख हो गई। किसी स्थान की 1 लाख थी, वहीं 2000 में कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। तो यह क्या कहलाता है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। पॉजिटिव वे में हो रही है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। और यही मान लो कि 1900 में 1 लाख जनसंख्या थी किसी स्थान की, और सन 2000 में यही जनसंख्या मान लो 70,000 हो गई। ये निगेटिव वे में चला गई, तो ये ऋणात्मक हो गई। क्या हो गई? ऋणात्मक। मतलब 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर है ये? समझ गए जनसंख्या वृद्धि का? अब
यह जो परिवर्तन हो रहा है, इनके बीच में जो परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से? एग्जाम में बहुत बार पुटअप हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। जनसंख्या परिवर्तन कितने घटक है? मुख्यतः 3 घटक है। कितने घटक है? 3 घटक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यह जनसंख्या परिवर्तन की क्या है? घटक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, उसके बाद देखते हैं मृत्यु दर, उसके बाद क्या देखते हैं हम? प्रवास। बात करते हैं जन्म दर की कि जन्म दर किसे कहते हैं। इस जन्म दर को आप बोलते हैं सीबीआर। क्या बोलते हैं? सीबीआर बोलते हैं से क्रूड बर्थ रेट, मतलब अशोधित जन्म दर। क्या बोलते हैं? अशोधित जन्म दर इन्हें बोला जाता है, इन्हीं से बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। जन्म दर की डेफिनेशन होगी 1000 स्त्रियों पर, 1000 स्त्रियों पर जीवित बच्चों की संख्या, 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। मान लो 1000 स्त्रियां हैं, उन्होंने 1000 बच्चों को जन्म दिया, तो उन्हें 1000 बच्चों पर जीवित बच्चे कितने हैं? 700 है, 800 है, 900 है। वही क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। आपका समझ में ना कि 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। क्लियर है ये? इसके बाद बात करते हैं मृत्यु दर की। किसकी? मृत्यु दर की। इसे बोलते हैं सीडीआर। क्या बोलते हैं? सीडीआर मतलब क्रूड डेथ रेट, मतलब अशोधित मृत्यु दर। क्या हो गई? अशोधित मृत्यु दर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में 1000 व्यक्तियों पर मृत लोगों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में 1000 लोगों पर मृत लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं प्रवास की, माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है उद्गम स्थान। क्या आता है? उद्गम स्थान। एक आता है इसमें गंतव्य। क्या आता है? गंतव्य। उद्गम स्थान बोलते हैं वह स्थान जहां हमारा जन्म हुआ है। उद्गम का मतलब जन्म स्थान। वह स्थान जहां हमारा जन्म हुआ है क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। वही बात करते हैं गंतव्य स्थान, मतलब जन्म स्थान को छोड़ के जिस स्थान पे हम जा रहे हैं, जन्म स्थान को छोड़ के जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वह स्थान क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार की बात करते हैं कि प्रवास के कितने प्रकार हैं। मुख्यतः प्रवास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का प्रवास होता है। कौन कौन सा? बताओ बताओ। प्रवास के 2 प्रकार हैं। एक है उत्प्रवास और एक है अप्रवास। कितने प्रकार का होता है प्रवास? 2 प्रकार का, एक उत्प्रवास और एक अप्रवास। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। उत्प्रवास किसे कहते हैं? वह स्थान जो व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है, सीमाओं के अंदर, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर जाता है, वह क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास बोलते हैं वह स्थान जो व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर सीमाओं से बाहर चले जाना, सीमाओं से बाहर चले जाना, वह क्या कहलाता है?
अप्रवास कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, अगर वो दिल्ली में पूरे में कहीं घूम रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। दिल्ली के अंदर ही वो कहीं घूम रहा है तो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास, दिल्ली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगर वो दिल्ली को छोड़ के यूपी में जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, हरियाणा जा रहा है तो वह क्या हो गया? क्योंकि वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़ के बाहर चला गया। अगर यही हम भारत के नजरिए से देखें, विश्व के नजरिए से देखें, तो जो व्यक्ति भारत के अंदर अगर प्रवास कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। लेकिन वो भारत से बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, सीमाओं से बाहर चला गया तो वह क्या कहलाता है? अप्रवास कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हम बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की। कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं। कितने कारक है? दो कारक हैं। एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? वे कारक जो प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे कारक जो प्रवास करने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं, वे कारक कौन से कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, चिकित्सा की कमी, अशांति, लड़ाई झगड़ा, सुरक्षा की कमी, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये प्रवास करने के लिए बाध्य करते हैं कि आपको प्रवास करना ही पड़ेगा। एक स्थान है जहां स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां आप रुकोगे? नहीं रुकोगे। थोड़े दिन देखोगे फिर वहां से आप प्रवास कर जाओगे। तो वह तो कौन सा रहता है? प्रतिकर्ष कारक। एक है अपकर्ष कारक, वे कारक जो प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लो यहां से लोग जा रहे हैं, अब जाएंगे कहां? ऐसा स्थान चूज करेंगे जहां संपूर्ण फैसिलिटीज हो, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, शांति पाई जा रही है, भाईचारा पाया जा रहा है, स्वच्छ जल मिल रहा है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं, वहां क्या कर जाते हैं? वो चले जाते हैं। तो अपकर्ष कारक वे कारक लाते हैं जो प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, वे कारक अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ये प्रवास का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी लाइन स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वितरण आपका कंप्लीट हो गया, जनसंख्या वृद्धि आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। क्या आता है? घनत्व आता है। कि घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन होगी प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने व्यक्ति रहते हैं उन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। छोटा सा क्लियर हो गया ना ये? इसके बाद हम बात करते हैं जननांकीय संक्रमण की। इसकी जननांकीय संक्रमण की। इसे बोलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या जानते हो? यह जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जननांकीय संक्रमण कहते किसे? जननांकीय संक्रमण किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना क्या कहलाता है? जननांकीय संक्रमण कहलाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना क्या कहलाता है? जननांकीय संक्रमण कहलाता है। पूर्व अनुमान कैसे लगाते हैं? कि कोई भी मान लो क्षेत्र है या कोई भी स्थान है, पहले देखते हैं कि वहां फैसिलिटी कैसी है, वहां सुविधाएं कैसी है, रोजगार की उपलब्धता है या नहीं है, संसाधन कैसे पाए जा रहे हैं। तो पहले अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है, मतलब भविष्य में क्या होगा? जनसंख्या में कमी आएगी, जनसंख्या में कमी आएगी। अगर किसी क्षेत्र में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है तो वहां भविष्य में जनसंख्या में क्या होगा? वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी ना। इसलिए यही बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना क्या कहलाता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। अब इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाओं से हम इसे अच्छे से जान सकते हैं।
पहले आपकी प्रथम अवस्था, आपकी प्रथम अवस्था क्या बोल रही है? देखो, यह प्रथम अवस्था है वर्तमान की अवस्था। वर्तमान कब? जब मानव आदि मानव था। जो मानव क्या था? आदि मानव था। मानव के पास नॉलेज नहीं थी, बुद्धि का विकास नहीं था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसमें आपके विचारधारा आई थी निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि मानव प्रकृति का गुलाम है, अपने संपूर्ण कार्य प्रकृति में रहकर संपन्न करता है, मानव प्रकृति को पूछता है। तो सेम वही इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा? प्रथम अवस्था में कि मानव था वो खेतीहर था। अधिकांश जनसंख्या क्या थी? खेतीहर। खेतीहर का मतलब खेती करने वाली, ठीक है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इनका अभाव था। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का क्या था? अभाव था। जनसंख्या बेरोजगार थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था। लोग झाड़ फूक में विश्वास करते थे, झाड़ फूक में विश्वास। लोग क्या करते थे? झाड़ फूक में विश्वास करते थे, ठीक है। जन्म दर व मृत्यु दर क्या थी? उच्च थी। जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च थी। देखो, प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में अधिकांश जनसंख्या खेतीहर थी। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का अभाव था। बेरोजगार के लोग झाड़ फूक में विश्वास करते थे। और तो जन्म दर मृत्यु दर थी वो क्या थी? उच्चतर थी। ये जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। जन्म दर उच्च इसलिए थी क्योंकि शिक्षा का अभाव था। लोग शिक्षित नहीं थे, उनको यह नहीं पता था कि जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। और मृत्यु दर उच्च इसलिए थी क्योंकि क्या था? चिकित्सा का अभाव था। चिकित्सा का अभाव था, लोग झाड़ फूक में विश्वास से किया करते थे। और आज से लगभग 200 वर्ष पहले, कब? आज से लगभग 200 वर्ष पहले संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व इसी अवस्था से गुजर रहा था। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व पूरा विश्व इसी अवस्था से गुजर रहा था। कौन सी अवस्था से? प्रथम अवस्था से। जननांग संक्रमण की प्रथम अवस्था से पूरा विश्व गुजर रहा था। क्लियर हो गया ना? इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था। कौन सी? द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? जो मानव था उसकी बुद्धि का थोड़ा विकास हो गया, मानव की बुद्धि का विकास हो गया। जो खेतीय जनसंख्या थी, कौन सी जनसंख्या थी? खेतीय जनसंख्या थी, वो उद्योगों में लीन हो गई, ठीक है। लोग शिक्षित हो गए, चिकित्सा का प्रसार हो गया, शिक्षा आ गई, ठीक है। लोगों को रोजगार मिल गया, ठीक है। संपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो गई, झाड़ फूक में इतना विश्वास नहीं रहा। और जो जन्म दर क्या थी? प्रारंभ में उच्च थी। जन्म दर प्रारंभ में उच्च थी और समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर समान हो गई, निम्न हो गई, ठीक है। प्रारंभ में तो जन्म दर उच्च थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुई? ये निम्न होती गई और जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गई? निम्न हो गई। क्लियर है? इसके बाद आती है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था, इसे तीसरी अवस्था कहा जाता है, तृतीय अवस्था। इसमें क्या था? उच्च तकनीकी का विकास हुआ। क्या हुआ? उच्च तकनीकी का विकास हुआ। शिक्षा में भी क्या हुआ? नहीं। तृतीय अवस्था में क्या हुआ? उच्च तकनीकी का विकास हुआ। उच्च तकनीकी का विकास हुआ। शिक्षा, चिकित्सा, इनमें क्या हुआ? नए नए आविष्कार हुए, नवाचार हुए कि कैसे ये उच्च स्तर पर इनको ले जाया जा सके। लोग गांव से निकल के शहरों की ओर आए, गांव से निकल के कहां आए? शहरों की ओर आए। और इसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर थी वो स्थिर हो गई। क्या हुई? स्थिर हो गई। तो ये क्या था? आपका जननांग संक्रमण सिद्धांत था। आगे समझ में?